वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ इतनी तेज गिर गई सर वहाँ पे। सुबह 28 फरवरी का दिन था, सुबह का टाइम 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था, ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। कल बद्रीनाथ से जो है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज के हमारा घायलों के लिए जो है जो रेस्क्यू अभियान चलाया, बहुत अच्छा लगा। और अभी भी चल रहा है क्योंकि कुछ लोग हमारे सुरक्षित थे बद्रीनाथ में, 20-25 लोग आ जा रहे हैं। हम सो रहे थे, अचानक से कंपन हुआ और कंटेनर खिसकने लगे। बर्फीले जलजले से बचे मजदूरों की आप बीती सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में क्यों बने थे मजदूरों के आवास? पहले भी आ चुके हैं बर्फीले तूफान, अब 6 की गई जान। मौसम विभाग की चेतावनी पर क्यों नहीं दिया गया ध्यान? हिमस्खलन के डर से जहां नहीं बचता है शंख, वहां चल रहे हैं हथौड़े। माणा हादसे पर डरा रही वैज्ञानिकों की चिंता, खड़े हो रहे कई सवाल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, चमोली के ऊंचे पहाड़ों पर जहां आसमान जमीन को छूने की कोशिश करता है और बर्फ की सफेदी हर ओर पसरी नजर आती है, वहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। पूरी कहानी आपको बताएंगे मजदूरों की जुबानी, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में हमने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिनके जवाब जरूर ढूंढे जाने चाहिए। वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए आपको ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, उसे जरूर दबा लें ताकि आपका सहयोग हमें आगे मिलता रहे। तो दोस्तों, माणा कैंप के पास बीआरओ के 55 मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद अपने कंटेनर में दुबके हुए थे। ठंड ऐसी थी कि हड्डियों तक सरक जाए। अनिल और उसके साथी सुबह देर से उठने के आदी हो चुके थे, लेकिन उस रोज सूरज की पहली किरण से भी पहले प्रकृति ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। सुबह के 6 बजे जमीन हिली। पहले लगा शायद कोई भारी ट्रक गुजरा होगा, लेकिन अगले ही पल कंटेनर जोर जोर से हिलने लगे, मानो कोई उन्हें पकड़कर खींच रहा हो। खिड़की से झांका तो बाहर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों तरफ बर्फ का तूफान, सफेदी का ऐसा बवंडर जो सब कुछ लील जाने पर आमादा था। भागो, किसी ने चिल्लाकर कहा, और बस वही एक शब्द अनिल और उसके साथियों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फासला बन गया। कुछ लोग लपककर कंटेनर से बाहर निकल गए, लेकिन कई वहीं फंस गए। कंटेनर्स की छत झुकने लगी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बाहर निकले लोग बदहवास इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ तो टीन शेड में बने वॉशरूम में जा छिपे, लेकिन वो भी हिमस्खलन की भेंट चढ़ गए। विजय पांडे उन 9 लोगों में से थे जो कंटेनर में ही थे। हम बहते जा रहे थे, जैसे बर्फ ने हमें अपनी बाहों में जकड़ लिया। उन्होंने कांपती आवाज में बताया। कंटेनर नीचे की ओर खिसकते गए और जब वो रुके तो चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत थी। बर्फ की मोटी परत जिसमें दबे हुए वो लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। तभी एक उम्मीद की किरण दिखी। दूर से सेना और आईटीबीपी के हिमवीर बर्फ को काटते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। हिम्मत रखो, हम आ रहे हैं, एक जवान की बुलंद आवाज बर्फीली खामोशी को चीरती हुई आई। और सच में वो बद्री विशाल के दूत बनकर आए थे। एक एक कर मजदूरों को बर्फ से बाहर निकाला गया। कुछ लहूलुहान थे, कुछ ठंड से अकड़े हुए, लेकिन सभी की आंखों में एक ही चमक थी, जिंदा रहने की। जब आखिरी मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया, तब जाकर राहत टीम ने चैन की सांस ली। दोस्तों, अब ज्योतिर्मठ के अस्पताल में इन जिंदगी के मुसाफिरों का इलाज चल रहा है। अनिल, विजय, मनोज और बाकी सभी जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो उनकी आंखों में अब भी वो मंजर तैर जाता है। बर्फ का सैलाब जो सब कुछ बहा ले जाने चाहता था, और सेना के वो नायक जो देवदूत बनकर आए और उन्हें जिंदगी की दूसरी सुबह देखने का मौका दिया। कुमार है सर, मैं पिथौरागढ़ बीरनाथ का रहने वाला हूँ। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ इतनी तेज गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। सर, मेरा नाम विजय पाल है।
एड्रेस बता यूपी मुरादाबाद गाँव सकता मेरा। दीजिए। सर कैसे क्या रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में? ये सुबह 28 फरवरी का दिन था। सुबह का टाइम था 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था। ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। दूसरा जो ग्लेशियर आया था 5 मिनट के तुरंत बाद में, सर उसमें हमें पता नहीं रहा हमारा कंटेनर कहाँ गया कहाँ नहीं गया और हम कैसे लोग लिख रहे। तो हमने जब अपने आप को देखा तो हम लोग बर्फ में पाए थे। हम अपने आप लिख लेते। हमसे 150 मीटर आगे एक आर्मी कैंप था। हम लोगों ने आर्मी कैंप पकड़ा था। वहाँ पर पूरा दिन था आर्मी वाला। तो हमने रात वहाँ पे आर्मी कैंप में पकड़ा। हम तो सब 14 बंदे, बाकी बंदे पता नहीं किधर हो गए किधर चले गए, वो हमें पूरा पता नहीं। क्या सपोर्ट जो मिला वो हमें सुबह को मिला, सुबह 8:30 बजे आसपास में। बढ़िया करिए, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों की बहुत सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। उत्तरकाशी से हूँ और मैं कल बद्रीनाथ से जो हूँ, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज के हमारा घायलों के लिए जो है जो रेस्क्यू अभियान चलाया, बहुत अच्छा लगा। और अभी भी चल रहा है क्योंकि कुछ लोग हमारे सुरक्षित थे बद्रीनाथ में, 20-25 लोग, वो लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जो हम ज़्यादा घायल या ज़्यादा तकलीफ में थे, हम लोगों को कल ही, वैसे तो परसों ही कर देते थे, लेकिन मौसम ख़राब होने के चक्कर से जो है परसों सरकार हो या हमारी मिलिट्री फोर्स हो, बेचारों ने चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि सर जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए, पूरा सपोर्ट मिला सर हम लोग। ये सिर्फ हिमस्खलन की घटना नहीं थी दोस्तों, ये जिंदगी और मौत के बीच जूझते इंसानों की कहानी थी और अंत में जीत जिंदगी की हुई। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या इन मजदूरों के रहने के लिए यही जगह थी? स्थानीय निवासी धर्मेंद्र नैथानी कहते हैं, जहां मजदूरों के लिए अस्थायी निवास बनाए गए थे वहां पहले भी हिमस्खलन होता रहा है, फिर भी उसी जगह पर कैंप लगाया गया। ये तो सीधे सीधे खतरे को दावत देने जैसा हुआ है। दरअसल इस पूरे इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO सड़क निर्माण का काम कर रहा था। मजदूर इन्हीं परियोजनाओं का हिस्सा थे। लेकिन सवाल यह है कि संवेदनशील जगह पर उनके रहने का इंतजाम क्यों किया गया है? इस बारे में भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। सती के मुताबिक अलकनंदा और बद्रीनाथ घाटी हिमस्खलनों के लिए जानी जाती है। सदियों पहले यहाँ छोटे ग्लेशियर्स हुआ करते थे, लेकिन जब वो पिघल गए तो उनकी जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए। ताज़ा बर्फबारी से इन गड्ढों में बर्फ जमा होती रहती है और कमज़ोर पकड़ के चलते अचानक नीचे गिर जाती है, जिससे हिमस्खलन होता है। 2021 में गिरथी घाटी में हुए हिमस्खलन के बाद हमने एक रिपोर्ट में उन संवेदनशील इलाकों की पहचान की थी जहां भविष्य में खतरा हो सकता है। माणा का मजदूर कैंप भी उन्हीं जगह में से एक था। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि BRO और ठेकेदार ने इस जगह को मजदूरों के लिए चुना ही क्यों? क्या प्रशासन को इस बारे में पहले से जानकारी थी? अगर पहले से जानकारी थी तो क्या इसे नजरअंदाज किया गया? दोस्तों, इस हादसे ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की सुरक्षा और जिम्मेदारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर कब तक विकास की कीमत लोगों की जान से चुकाई जाती रहेगी? बद्रीनाथ धाम, जहां श्रद्धा का सागर उमड़ता है, जहां आस्था पर्वतों की चोटियों तक गूंजती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धाम में भगवान विष्णु के प्रिय शंख की ध्वनि क्यों नहीं गूंजती? आखिर ऐसा क्या कारण है कि अन्य विष्णु मंदिरों में शंखनाद होता है मगर यहां नहीं? धार्मिक मान्यता कहती है कि बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है। इसके पीछे एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो आस्था और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से पैदा होने वाले कंपन से बर्फीली चोटियों में हलचल मच सकती है और हिमस्खलन यानी एवलॉन्च की स्थिति बन सकती है। यही कारण है कि यहाँ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। बद्रीनाथ की धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल बताते हैं कि शंख से अभिषेक और भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, लेकिन इसे बजाने की अनुमति नहीं। यानी शंख यहाँ है लेकिन इसकी ध्वनि नहीं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती का मानना है कि बद्रीनाथ से माणा तक की घाटी अत्यंत संवेदनशील है। पहले जब इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां कम थी तब प्रकृति का संतुलन बना हुआ था, लेकिन अब बद्रीनाथ मास्टर प्लान और बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्यों से पहाड़ों पर दबाव बढ़ रहा है। JCB की गरज, ड्रिलिंग मशीन्स की गूंज और लगातार हो रहे निर्माण कार्य प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं।
बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था, लेकिन इसे बनाने से पहले यहाँ के भौगोलिक और वैज्ञानिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया होगा। तभी तो मंदिर के ठीक ऊपर एक अनोखी चट्टान स्थित है जो मानव की आंखों की भौं जैसी दिखती है। ये चट्टान प्राकृतिक रूप से इस तरह स्थित है कि जब भी हिमस्खलन होता है तो बर्फ सीधे बामणी गांव की ओर डाइवर्ट हो जाती है, जिससे मंदिर सुरक्षित रहता है। तो सोचिए, सदियों पहले के वास्तुशिल्पियों और ऋषियों ने कैसा अद्भुत ज्ञान अर्जित किया होगा कि उन्होंने इस स्थान को इस तरह चुना जहां प्रकृति स्वयं मंदिर की रक्षा करती है। आज जब हम बद्रीनाथ धाम में शंख बजने से होने वाले कंपन को लेकर सतर्क हैं, तो क्या हमें मशीनों के शोर और बड़े पैमानों पर हो रहे निर्माण कार्यों पर नहीं सोचना चाहिए? आखिरकार सदियों से बर्फीली चोटियों के बीच खड़ा यह मंदिर हमें यही सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही हम अपनी आस्था और विज्ञान को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आस्था और विज्ञान के संगम पर आप क्या सोचते हैं? क्या हमें शंख से ज़्यादा बड़े बदलावों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? इस पूरे मामले पर, इस पूरे हादसे पर, इस पूरी आपदा पर आपकी राय क्या है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।